हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा साइंस के ऊपर, जो कि आप लोग का क्लास स्टार्ट है एनसीईआरटी साइंस 10th का। तो इसमें आप लोग का जो कि एएलपी का वैकेंसी आया है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और अपकमिंग वैकेंसी आप लोग को एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो साइंस इस सब में तो पूछता है, तो आप लोग को साइंस के लिए मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 50% ज़्यादातर साइंस ही इसमें रेलवे में रहता है। तो आप लोग को जाके क्लास आप लोग को देखना है। आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि 10th क्लास का अभी क्लास वीडियो चल रहा है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चैप्टर उसमें 10-12 वीडियो बना चुके हैं, उसमें से 4-5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग जाके भी कंटिन्यू वीडियो देखिए और आप लोग को साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, मैं इतना गारंटी देता हूँ, यदि आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बता दूँ कि आप लोगों को, क्योंकि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, जो कि 2019 वाले वैकेंसी में 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो 2019 वाले वैकेंसी में ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैं एनसीईआरटी ज़्यादातर साइंस में फॉलो किए थे 9th और 10th का। तो अभी 10th का सीरीज स्टार्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया, उसमें जितना भी थ्योरी है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल साथ में जो पॉइंट इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को मैं बताया है आप लोग को। और जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन रहता है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है, अभ्यास का प्रश्न दिया रहता है, तो उसका सारा डाउट क्लियर किया हूँ। सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक में ही बताया गया है, न्यूमेरिकल के साथ और क्वेश्चन आंसर सब साथ। आप लोग वीडियो एनसीईआरटी वाला ज़रूर देखिए। 10th का अभी सीरीज स्टार्ट है, तो जाकर आप लोग देखिएगा। चलते हैं वीडियो को, आप लोग को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को ये अध्याय 7 का एनसीईआरटी 10th क्लास का आप लोग को साइंस है दोस्तों, जो कि आप लोग को रेलवे, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एलपी के लिए जितना भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और ऑल ओवर साइंस जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हैं दोस्तों। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को साइंस के लिए यहाँ पे मैं आज अध्याय 7 के लिए मैं बताने वाला हूँ। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं पार्ट 1 आप लोग को अपलोड कर दिया गया वीडियो, या पार्ट 2 होगा दोस्तों। क्या होगा, आज पार्ट 2 वीडियो होगा। तो आप जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे होंगे, जाके देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को आप लोग को शुरू करता हूँ। तो देखिए, आप लोग को कहाँ तक पिछला वीडियो में बता दिया था, तो ये सब बता दिए थे आप लोग को। उसके बाद ये आप लोग को बता दिए थे, फिर मानव मस्तिष्क बता दिए थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप देख लीजिएगा मानव मस्तिष्क के बारे में आप लोग को। तो पिछला वीडियो में पूरा मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो इसमें थोड़ा मैं अभी डिटेल में थोड़ा बता दूं, यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लीजिए आप लोग को। जैसे आप लोग को सबसे बड़ा भाग क्या आता है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क से कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, पीछे का भाग। तो ये हो जाएगा। तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। इसमें से 3 भाग आता है अग्र मस्तिष्क में। कौन कौन, परम मस्तिष्क जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, थैलेमस इसी में आता है, हाइपोथैलेमस इसी में आता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्यों बोलते हैं, सबसे छोटा भाग यही होता है। कौन होता है, मध्य मस्तिष्क में। इसमें कोई भी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग को ये पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में क्या है, ये आप लोग का आता है 3 भाग इसमें आता है। कौन कौन सा आता है पूछेगा, पश्चिम मस्तिष्क में कितने हैं, 3 भाग है आप लोग को। एक है पोन्स है, दूसरा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और उसके बाद तीसरा अनुमस्तिष्क इसी में आता है। जो कुछ इसमें अनुमस्तिष्क आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेरिब्रम एगो अलग है, परमस्तिष्क बोलते हैं, लेकिन सेरिब्रम इसको सेरिबेलम बोलते हैं अनुमस्तिष्क को। तो इसमें आप लोग को सबसे बड़ा भाग है, तो परमस्तिष्क 80% भाग परमस्तिष्क का होता है, जो कि अग्र मस्तिष्क में। और पश्चिम मस्तिष्क में आप लोग को याद रखिएगा अनुमस्तिष्क, इसका इंग्लिश सेरिबेलम होता है। इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम यहाँ होता है अग्र मस्तिष्क में, और सेरिबेलम होता है आप लोग को पश्चिम मस्तिष्क में। तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 भाग क्या होगा पश्चिम मस्तिष्क में, पोन्स हो गया, मेड्यूला हम लोग गटा हो गया, अनुमस्तिष्क इसी में आता है। तो इसका कार्य क्या है, तो आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला अनुमस्तिष्क, जो कि सेरिबेलम। यहाँ पे आप इस तरह क्वेश्चन फिगर दे के पूछ देगा कि आप लोग को प्रमस्तिष्क कहाँ है, तो प्रमस्तिष्क आप लोग को चित्र दे के यहाँ पे लगाना है। जैसे पूछ लिया मध्य मस्तिष्क कहाँ, मध्य मस्तिष्क यहाँ दे के यहाँ पे आप लोग को लगाना है। उसके पूछ लिया पीयूष ग्रंथि कहाँ है, तो पीयूष ग्रंथि देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे आप लोग को लगाना है। तो उसके बाद मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहाँ इंपॉर्टेंट है, पीछे रहता है। मेरुरज्जु क्या रहता है, पीछे। जो कि एनटीपीसी में पूछे आप गया था कहाँ से निकलता है, तो क्या मेड्यूला से निकलता है। देखिए एक ऊपर क्या है, मेड्यूला है ना। तो मेरुरज्जु पूछे कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, मेड्यूला से निकलता है। तो सारा इंपॉर्टेंट है। और प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कोड करता है। कौन करता है, स्पाइनल
कोड करता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस और थैलेमस का बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बताते हैं जैसे। और इसका सुरक्षा सबसे पहले मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है, मेनिंजाइट्स कौन करता है, मेनिंजाइट्स सुरक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस का काम है नाक जैसे गंध आना, नाक से त्वचा से गर्म पता लगना, जीभ से स्वाद का पता लगना, तो ये क्या है, थैलेमस है। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, जो हम लोग अपने अनुसार जैसे भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्यास को कंट्रोल नहीं कर सकते, ताप जैसे लग रहा है, प्रेम को कंट्रोल नहीं, गुस्सा को कंट्रोल नहीं, तो ये सब क्या होगा, हाइपोथैलेमस में आ जाएगा। क्या होगा, हाइपोथैलेमस। थैलेमस में गंध हो गया, गर्म हवा लग रहा है, स्वाद को पता, ये सब क्या होता है, थैलेमस के का होता है। उसके बाद मेड्यूला अम्लोटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मेडुला अम्लोगाटा करता है, कौन है, जैसे शोषण क्रिया हम लोग का अनुसार नहीं चलेगा, वो हम लोग का कंट्रोल में नहीं है शोषण। रुधिर परितरण ना उत्सर्जन जैसे लार का आना, ये सब क्या हम लोग का कंट्रोल में नहीं, तो जितना भी अनैच्छिक क्रिया क्या करता है, मेडुला अम्लोगाटा करता है, ठीक है। रिवीजन हो गया अगर मस्तिष्क के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन है वो फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आप लोगों को उस दिन का टॉपिक पर चलते हैं, कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे पिछला टॉपिक। तो पिछला टॉपिक लगभग यहाँ तक हो गया था दोस्तों। आज आप लोग को शुरू होने वाला है, ये ऊतक रक्षित कैसे करता है, ऊतक जो है हम लोग का शरीर को रक्षा कैसे करती है, इसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो फुल नहीं देखते हैं दोस्तों, मैं देखता हूँ आप लोग को, जो भी स्टूडेंट हैं वो वीडियो फुल नहीं देखते हैं, कुछ आप लोग फिर सिर्फ बोलते हैं कि वीडियो बनाएं, लेकिन आप लोग वीडियो फुल नहीं देखते हैं। जितना भी स्टूडेंट देखते हैं वीडियो फुल देखा कीजिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ आए। ऐसे वीडियो नहीं बनवाइए, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, लेकिन आप लोग के लिए टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा ये बोर लगता है एनसीईआरटी, लेकिन आप लोग को जब तक आप लोग को इसमें अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो तब तक आप दूसरा बुक यदि पढ़ते हैं तो ज़्यादा सिलेक्शन होने का कम चांस रहता है दोस्तों। मैं इसी कारण हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। थोड़ा बोर लगेगा, मैं तो हमेशा शुरू से बोलता हूँ कि बोर लगेगा, लेकिन बोर लगने से नहीं होता है। थोड़ा आप लोग को यदि मेहनत करके पढ़िएगा तो ज़रूर आप लोग का सिलेक्शन होगा और आप लोग भी जॉब ले सकिएगा। तो चलिए आप लोग को आगे का टॉपिक शुरू करता हूँ कि क्या था आप लोग को। जैसे मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है। क्या होता है, मस्तिष्क जो हमारा है एक क्या है, हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है। जैसे बॉक्स के अंदर तरल पीड़ित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। क्या होता है, तरल पीड़ित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग को ये नॉलेज भी काम देगा आप लोग का अपने शरीर के बारे में कि क्या हमारे शरीर में क्या से क्या होता है। जैसे आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर आभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह क्या है, ये केसरकु दंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो पीछे वाला हड्डी होता है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। कौन करता है, जो कौन सा रक्षा करता है, मेरुरज्जु की रक्षा करता है, केसरकु दंड या रीढ़ की हड्डी, ठीक है। आगे आप चलते हैं। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, तो तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, तो आप लोग यहाँ थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है दोस्तों, इसी कारण मैं इसको नहीं पढ़ा था। आप लोग को यदि समझना है तो ये वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। उसके बाद चलते हैं, जैसे आप लोग को यहाँ प्रश्न उत्तर भी दिया गया, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टलने के बीच क्या अंतर है, तो आप देख लीजिए, सारा चीज़ मैं बना दिया हूँ। दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्गत सिनेपस में क्या होता है, सिनेपस में खाली स्थान होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ देख लीजिएगा। मैं ये नहीं सोचता हूँ दोस्तों, जिस तरह मैं आप लोग नोट्स बनाए थे एकदम बुक में, उस तरह लाइव आप लोग को देता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए और वीडियो अच्छे पूरे देखिए, ये नहीं कि वीडियो नहीं देखिए, क्योंकि मैं देखता हूँ नहीं बाच टाइम देखता हूँ। तो आप लोग यदि 500 स्टूडेंट देख चुके हैं, मान लीजिए कि ये कम से कम तो 40 मिनट से ज़्यादा ही वीडियो रहता है, 40 मिनट से ज़्यादा ही रहता है। तो 40 मिनट का एक आदमी देखिएगा, एक स्टूडेंट देखिएगा 40 मिनट, तो 500 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 20 हज़ार में आप लोग को, तो 20,000 मिनट होना चाहिए दोस्तों। लेकिन इतना भी बाइट टाइम नहीं होता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं नहीं, हमको लगता है, इसी कारण वीडियो में ज़्यादा बाइट टाइम भी नहीं रहता है। मैं हमेशा ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, मैं कभी देखिए आप लोग को नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप जिसको ज़रूरत होगा वो करेगा ही। तो ये थोड़ा बोलता हूँ कि यदि वीडियो आप लोग बोलते हैं बनाने, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थोड़ा आज वो भी आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ऐसे किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ।
तो चलिए पादप में समन्वय क्या है, पादपों में समन्वय। तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय में के लिए जंतुओं में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। जैसे लेकिन पादपों पे ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही पेशियाँ होती है। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? उनके जब हम छुई मुई आप लोग देखे होंगे, गाँव में भी आप लोग को, जो भी स्टूडेंट गाँव घर में रहते होंगे गाँव में, तो उसको छुई मुई का बहुत पहले ही पता चल गया होगा कि वो ये पौधे होते हैं छुई मुई का पौधे। उसको यदि आप छू दीजिएगा तो क्या होता है? मुरझा जाता है, पत्ता से मुड़ जाता है और फिर कुछ देर के बाद वो क्या होगा? पत्ते उठ जाते हैं। तो वही छुई मुई का पौधे होते हैं। छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वो मुड़ना प्रारंभ कर देती। क्या होता है? छूने के बाद ही तुरंत मुड़ना प्रारंभ कर देती, तो नीचे झुक जाती। जब एक बीज अंकुरित होता है तो बड़े नीचे की ओर जाता है, तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या? यह छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाता है। एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है, यानी दूसरा वृद्धि नहीं करती है। तो देखिए यही है छुई मुई का फूल। आप लोग गांव में देखे होंगे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप लोग मार्केट में भी रहते होंगे तो आप लोग अगल बगल खेत में यदि होगा तो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इस तरह का पत्ता होता है, छोटा छोटा थोड़ा पत्ता होता है। इसको छुइएगा तुरंत एकदम पत्ता क्या होगा? मुड़ जाएगा और मुरझा जाएगा एकदम। तो इस तरह का होता है। देखिए छूने के बाद ये क्या हो गया? देखिए इस तरह मुरझा गया। पहले क्या था? इस तरह था। तो यही है छुई मुई का पौधा। इसका कुल पूछेगा कौन सा वंश में आता है? तो मीमोसेसी में आता है। कौन सा? ये पूछ लेता है क्वेश्चन, छुई मुई का पौधे कौन सा वंश में या कुल में आता है? तो ये मीमोसेसी में आता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जैसे आइए हम पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं। जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। क्या है? ये वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है। क्या है? यहाँ कोई भी तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप में कैसे स्पर्श संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है? तो आगे चलिए फिर बता क्या है। यदि हम विचार करें कि पौधे के किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए क्या करता है? विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचना के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं होता। जैसे जंतुओं में क्या होता है? ऊतक होता है, जो भी सूचना देता है आगे तो उनके लिए ऊतक होता है, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। अतः जंतुओं की तरह गति करने के लिए कुछ कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिका में जंतु पेशी कोशिका की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होती है, लेकिन जल की मात्रा में परिवर्तन करने पर उसका आकृति बदल लेती है। अब वृद्धि कैसे करते हैं? तो यहाँ से इम्पोर्टेंट थोड़ा रहेगा दोस्तों कि वृद्धि के कारण गति, वृद्धि के कारण कैसे करती है गति। तो यहाँ से आप लोग को हार्मोन भी देखने मिलेगा, आप लोग को यहाँ से हार्मोन देखने भी मिले। तो आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिया कीजिए दोस्तों। कि जैसे आप लोग को मैथ, यदि आप लोग को मैथ कौन सा बुक से पढ़े, मैथ कैसे पढ़ना है, यदि रीडिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि इस पे वीडियो बनाना है। फिर तो आप लोग को वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को किस टॉपिक में, किस चीज़ में आप लोग को दिक्कत है। तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप, क्या है? मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पे क्या होता है? बाढ़ पे प्रदान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, ये भी आप लोग देखे होंगे, कोई भी पौधे हो गए तो दूसरे पौधे के सहारे से वो क्या होते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में, क्या है? वस्तु के संपर्क में उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु के चारों ओर से जकड़ लेता है और आमतौर पर पादप धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशक है। इसमें ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, लेकिन इसमें
आइए इस प्रकार के उदाहरण को लिए हम समझते हैं। तो आगे क्या लिखा गया चलिए समझते हैं थोड़ा। जैसे प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, एक प्रकाश की गति के जिस तरफ प्रकाश आएगा उसी तरफ पौधे देखिए गति कर रहा है, उसी तरफ। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो क्या होता है, एक प्रकाश की दिशा की पादप की गति करता है, ठीक है। और एक क्या होता है, जैसे ये क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कौन है, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती ये नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी गुरुत्वा के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, गुरुत्वाकर्षण दिखाता पौधा, क्या है, गुरुत्वाकर्षण दिखाता पौधा, ठीक। देखिए पर्यावरण प्रेरण, जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग, जैसे यहाँ एक प्रकाश से आप लोग देख रहे हैं, एक क्या है, ये गुरुत्व से हो रहा है, वृद्धि वाले भाग दिशा परिवर्तित कर देते हैं, या दिशा की अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्त गतियों में, क्या प्रकाशानुवर्त मतलब प्रकाश की ओर गति जो कर रहा है, प्रकाश की और मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है, तो आप लोग को आगे यही बताने वाला है कि ये पादप को सहायता कैसे करता है। देखिए आप लोग को देखिए उसके आगे लिखा गया कि जैसे ये पादप अन्य उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करने का अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्राय ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करती है। यह प्रो जड़ से क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी, क्या होता है, ऊपरीगामी अधोगामी, ये साइंस की भाषा में, एनसीईआरटी की भाषा में है। तो पृथ्वी जब वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निषेधन से होता है तो गुरुत्वानुवर्तन होता है, यानी जब पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव के अनुक्रिया निषेध होता है तो क्या होता है, गुरुत्वावर्तन होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो होता है खींचने की प्रवृत्ति, उसी को गुरुत्वावर्तन बोला गया है। जैसे यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ है तो जलानुवर्त तथा रसायनुवर्त का यह अर्थ होगा। क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरण के बारे में विचार कर सकते हैं। जैसे बोला गया यदि पानी का अर्थ जलानुवर्त है तो पानी को जलानुवर्त बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद बोला गया यदि रसायन को रसायनुवर्त बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। तो उसी तरह बोला गया है कि उसको यदि बोल सकते हैं आप तो रसायनुवर्त का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जैवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। उसके बाद आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। छुई मुई जो है, छुई मुई आप लोग को पौधे दिखाई दे, छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है, क्या होती है, जो कि हम लोग छू देते हैं उसको, यानी उसमें टच कर जाते हैं, टच कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें अनुक्रिया की गति तीव्र होती है यानी ज़्यादा होती है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद होता है, यानी रात और दिन की अनुक्रिया में फूल जो होता है उसका गति क्या होता है, बहुत कम होता है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियों के भी मंद होती है, यानी वे कम होती है। जैसे जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रण दिखाए हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छिक ना होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। सही बात है, हमारी उंगलियां क्या होती है, सब एक निश्चित दिशा में, जो जिसका जितना बढ़ना वो अपने एक दिशा में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इतना सारा चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको यदि पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो आप लोग यदि इसको रोक के पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। जैसे बहुकोशिकीय जंतु द्वारा नियंत्रण में समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इसके संश्लेषण का स्थान उनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम उदाहरण लेते हुए जो हम पहले कर चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग कर चुके हैं कि वृद्धि करता है, जो भी पौधे वृद्धि करता है पादप प्रकाश को संसूचित यानी डिटेक्ट करता है, क्या करता है, संसूचित करता है यानी डिटेक्ट करता है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रो के अग्रभाग टिप में क्या होता है, अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तब कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे ऑक्सिन कहते हैं। ये प्रो अग्रभाग यानी टिप में होता है, क्या होता है, अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तब कोशिकाओं की लंबी
वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विस्तारित होकर प्रो के छाया बाल भाग में आ जाता है। प्रो की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है? मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आगे क्या है दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग कि जैसे ये ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा है। ऑक्सीजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उत्पत्ति करता है, तो बोलेगा लंबाई में वृद्धि कौन करता है? तो कौन? ऑक्सीजन करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप क्या होता है? प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण एगो है जिबरेलिन है। क्या है? जिबरेलिन हार्मोन एक ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? ये आप लोग को प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यानी लंबाई में वृद्धि करता है। और दूसरा एक हार्मोन है जिसका नाम है जिबरेलिन, जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि करता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन आप लोग को फिक्स से पूछेगा ही पूछेगा। बोलेगा कि लंबाई में वृद्धि कौन करता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन। और तने में वृद्धि कौन करता है? तो जिबरेलिन हार्मोन। तो कौन है जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायता देता है? वो साइटोकाइनेसिस कोशिका जो विभाजन की प्रेरित करता है। पूछेगा विभाजन पौधों में विभाजन कौन सा हार्मोन करता है? तो साइटोकाइनेसिस याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका का विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। उन पादप हार्मोन के उदाहरण जो वृद्धि में क्या है? वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। ऐसे में कौन सा? एबिसिलिक अम्ल, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एबिसिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने पर हार्मोन यानी बढ़ने से रोकता है। क्या करता है? संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है पत्तियों का मुरझाना, इसके प्रभावों से सम्मिलित है। जैसे पत्तियों भी मुरझा जाता है कोई भी पेड़ पौधे में, तो वो कौन सा हार्मोन है? एबिसिलिक हार्मोन। और ये क्या करता है? ये वृद्धि को रोकता है, बढ़ने से वृद्धि को रोकता है। तो एक नंबर हो गया कि सबसे पहले लंबाई में वृद्धि कौन करता है? ऑक्सीजन हार्मोन। दूसरा नंबर हो गया कि तने में वृद्धि कौन करता है? जिबरेलिन हार्मोन। और तीसरा हो गया कि पौधों का विभाजन कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। और तो चौथा हो गया आप लोगों को कि पौधों को वृद्धि को कौन रोकता है? तो एगो है एबिसिसिक अम्ल, जो कि ये वृद्धि को रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं जंतुओं में हार्मोन। क्या है? जंतुओं में हार्मोन। तो जंतुओं में हार्मोन के लिए आप लोग यहाँ से पढ़िएगा। जैसे आप लोग देखते हो यहाँ से क्या लिखा है? सभी कोशिका तक पहुँच जाता है और आवश्यक प्रेरित रूप से प्रेरित वृहत हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग यदि समझना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ये लाइन को। तो मैं नीचे से पढ़ता हूँ आप लोग को। नीचे में क्या लिखा गया? जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि से कहाँ एड्रेनलिन हार्मोन बोलेगा? एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आप लोग को। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों को शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 7.7 में दिखाए गए हैं, यानी आगे आप लोग को चित्र मिलेगा, उसमें आप लोग को ये दिखेगा। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ बोलेगा कहाँ से स्रावित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ठीक, एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। क्या होता है? एड्रेनलिन जो है क्या होता है? सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणामस्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियां को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास पेशियां सिकुड़ जाता है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर लेता है। डायफ्राम तथा पसलियाँ। क्या है? डायफ्राम तथा पसलियाँ की पेशी के संकुचन से शोषण दर भी बढ़ जाता है। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा। एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ जाती है और यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है। क्या है? जंतु हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग, जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। नेक्स्ट में क्या लिखा है देखिए यहाँ पे आप लोगों को
यह फिगर है 7.7 में, जो कि मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नंबर 1 में नर है, नंबर बी में क्या है, मादा है। तो ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ होता है इसे देखिए। आप लोग पिनियल ग्रंथि कहाँ है, यहाँ देखिए पिनियल ग्रंथि, देखिए यहाँ पे है पिनियल ग्रंथि। ये देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ है, यहाँ पे है। तीसरा देखिए अपटू ग्रंथि कहाँ है, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपटू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि। फिर हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, यहाँ पे है देखिए। प्रावर्टू ग्रंथि कहाँ है, देखिए यहाँ पे है। थाइमस ग्रंथि कहाँ है, देखिए यहाँ पे है। अग्नाशय, अग्नाशय आप लोगों का कहाँ है, यहाँ पे है। और अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ है, यहाँ पे देखिए। और विरसन क्या है, जो विरसन है आप लोग को यहाँ पे नीचे है। उसके बाद अब चलते हैं मादा भाग में। मादा भाग में आप लोग को मिल जाएगा, देखिए इसमें भी सेम होता है, जो कि पिनियल ग्रंथि वहीं होगा, पीयूष वहीं होगा, हाइपोथैलेमस वहीं होगा, अपटू ग्रंथि वहीं होगा, प्रावटू ग्रंथि वहीं होगा, थाइमस वहीं होगा, अग्नाशय भी वहीं होगा, वृक्क भी है। तो दोनों का सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग को अंडाशय सिर्फ चेंज मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। ये हो गया आप लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि। ये जितना भी है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ये कितना भी है सबसे सब सारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अपटू ग्रंथि जो है थायराइड, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में फिर देख लीजिएगा, वही आप लोग को यहाँ पे मिलेगा कि क्या कैसे करें। तो यहाँ पे आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग समझने के लिए, यदि आप लोग जो समझना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा ऊपर वाला लाइन को। चलिए मैं नीचे से पढ़ता हूँ। तो ये समझने के लिए समन्वित वृद्धि से हार्मोन कैसे सहायता करता है, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संबंधित हमें अपने आहार में आयोडीन का युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, अपटू ग्रंथि को क्या है, अपटू ग्रंथि को क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। क्या है, आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। कौन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, तीन को कौन कौन याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कौन, कार्बोहाइड्रेट, थायरॉक्सिन, प्रोटीन और वसा कौन नियंत्रित, थायरॉक्सिन करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। क्या कराया जा सके, वृद्धि के लिए, ठीक। जैसे आप पूछा गया थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। क्या है, आयोडीन पूछा गया थायरॉक्सिन में कौन सा तत्व का आवश्यक है, तो आयोडीन का आप लोग को अनिवार्य। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो यह संभावना है कि हम गाइटर से ग्रस्त हो सकते हैं। कौन सा बीमारी हो सकता है, गाइटर। गाइटर से क्या होता है, ग्रस्त होता है। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन क्या होता है, थायरॉक्सिन से पूछेगा कौन सा बीमारी होता है, तो फूली हुई गर्दन। अपटू ग्रंथि से स्थिति से संबंधित कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं। क्या होता है, बौने होते हैं, या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि यह कैसे होता है। जैसे आप लोग को बता रहा है कि कोई भी देख रहे होंगे आप लोग का ही दोस्त होंगे, जो छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो उसके बारे में बताइएगा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन है। क्या है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है। याद रखना इंपॉर्टेंट। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन जो है शरीर को वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण होता है। कौन सा, बौनापन का कारण होता है यदि इस हार्मोन का कमी हो जाएगा। कौन सा हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला ग्रंथि बौनापन के कारण बनता है। जब आप या उनके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कोई नाटकीय अंदर देखे होंगे, परंतु यौवना आरंभ क्या है, जब ये आप लोग को यौवना आरंभ से संबंधित है, क्योंकि नर में टेस्टोरोन तथा मादा में एस्टोरोन का स्रावन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए थोड़ा एक ट्रिक बताते हैं आप लोग गलत मत समझिएगा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, नर में बोले कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, नर से नर में होगा टेस्टोरोन हार्मोन, मादा में होगा आप लोग को एस्टोरोन हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को थोड़ा ट्रिक बता दूं। नर में टेस्टोरोन हार्मोन, मादा में एस्टोरोन हार्मोन। तो मादा लोग से आप लोग क्या करते हैं, ऐश करते हैं, तो इसी कारण ये इस तरह याद कर सकते हैं। थोड़ा गलत मत समझिएगा, मैं ट्रिक आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो मादा में क्या करता है, मादा में एस्टेरोन हार्मोन होता है, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक, श्रावण होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों से किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने का सलाह दी है? क्या है आहार में, जैसे डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी होगी, क्योंकि मधुमेह की रोगी उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। मधुमेह से होगा कौन सा हो जाता है, इंसुलिन हो जाता है। तो आप लोग को ये याद रखना है, इंसुलिन हो जाता है, ले रहे हैं। यदि ये एक हार्मोन जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, क्या आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, अग्नाशय से होता है। बोलेगा मधुमेह जिसको हो गया उनको कौन सा बीमारी हो जाता है, तो इंसुलिन की बीमारी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, कौन करता है? रुधिर में बोलेगा शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है। नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि उस उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। यदि वो उचित मात्रा में यदि ज़्यादा खा लिए तो क्या होगा, रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और मधुमेह उसको हो जाता है। ठीक है, बीमारी। उसके बाद यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें एक क्रिया विधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है कि स्रावित होने वाला हार्मोन के समय और मात्रा को नियंत्रित पुनर्भ्रमण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित यानी अग्नाशय की कोशिका डिटेक्ट करती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है और रुधिर से शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन भी कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोग को पूछेगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये मधुमेह रोग उसको इंसुलिन की बीमारी हो जाता है और ये इंसुलिन बोलेगा इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है, वृद्धि हार्मोन क्या, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके बाद सभी अंगों को ये वृद्धि में प्रेरित करता है। जैसे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि शरीर के वृद्धि के लिए ये उपापचय का नियमन करता है। ठीक, इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर को नियमित करता है। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि ये आप लोग को पुरुष में होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि वृषण में बनती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, फिर आ गया एड्रिलिन हार्मोन। क्या है? एड्रिलिन ग्रंथि से ही बनती है। उसके बाद आगे मोचक, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से ये हार्मोन को स्राव में प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का हार्मोन। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग को। फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर आप लोग को आगे देख लीजिएगा। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। फिर आगे आप लोग को आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से सलाह क्यों दी जाती है, तो आप लोग अभी पढ़े होंगे। जब एड्रेलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, तो ये भी देख लीजिए। मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन को इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, तो अभी मधुमेह में पढ़े ही होंगे कौन सा बीमारी होता है और कहाँ से निकलता है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। तो आपने क्या सीखा? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र का हार्मोन तथा हार्मोन का कार्य। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग का प्रयुक्त करता है। तंत्रिका तंत्र हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में रखा जाता है। रासायनिक हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भ्रमण क्रिया विधि नियंत्रित करती है। क्या बोलेगा? पुनर्भ्रमण क्रिया विधि नियंत्रित करता है। जैसे आप क्वेश्चन आंसर था आप लोग को निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो आप लोग को पादप हार्मोन बताना है जो कि पेड़ पौधे पादप में रहता है। तो इंसुलिन कहाँ होता है? मनुष्य में होता है। एस्ट्रोजन कहाँ होता है बताओ? ये नर में होता है या मादा में होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। थायरोक्सिन कहाँ होता है ये भी बताइएगा। तो ये सारा आप लोग को कहाँ होता है? जंतुओं में होता है। लेकिन पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन हो गया आप लोग को, फिर ऑक्सिन हो गया। उसके बाद क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। जैसे दो तंत्रिका वहाँ पढ़े थे आप लोग को। दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेपस कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी? सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए। तो इसमें सभी के लिए आप लोग को
ज़रूरत है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आप लोग को ये हार्मोन इम्पोर्टेंट है, आप लोग जितना भी हैं ये हार्मोन याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आप लोग को, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये याद करना है कि आप लोग को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन है, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन थे। तो यहाँ पे जितना भी था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ था। कौन कौन सा है अंतःस्रावी? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अप टू थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया। तो ये सारा आप लोग को क्या है, आप लोग को ये डिप्री ग्रंथि हो गया, सारा आप लोग को ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आप लोग को आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। देख रहे होंगे यहाँ तक आप लोग को वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखा कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग को कोई और दूसरा टॉपिक चाहिए तो बताइएगा। जैसे आप लोग को साइंस के अलावा, एनसीईआरटी के अलावा यदि और कुछ पे मैथ, रीजनिंग, साइंस यदि कहीं भी दिक्कत हो रहा है, और दूसरा यदि कोई भी आप लोग को जानकारी लेना है तो सारा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग अभी टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिए हैं तो जाके टेक्स्ट बुक पास ले लीजिएगा। मैं कूपन कोड यहाँ पे आप लोग को दे दूंगा, तो कूपन कोड लगा के आप लोग को वो कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी लीजिए, आप लोग को सारा में उसको कोड को लगाने के बाद आप लोग को वो छूट 12% डिस्काउंट मिलता है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रेलवे में मिलता है, नहीं, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, वो डिस्काउंट लगाइए, आप लोग को छूट मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।